हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीए गगनजोत एंड आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ 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 मैं पहले ही बता दूँ, वीडियो को स्किप मत करना एंड पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपकी एग्जाम्स में बहुत क्रूशियल होने वाली है। जैसे कि आप लोगों के ऑलरेडी रिजल्ट्स अब आ चुके हैं एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चे ग्रुप 1 के एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पाए। चाहे उनकी वीकनेस अकाउंट्स रही, चाहे रही टैक्स, चाहे रहा लॉ एंड चाहे रहा कॉस्ट। मैं आपके साथ प्रॉमिस करती हूं कि मैं अपने सब्जेक्ट कॉस्टिंग में आपका पूरा साथ निभाऊंगी एंड जहां कहीं भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम रही है उसका सोल्यूशन मैं आपको दूंगी। सबसे पहले तो आप चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि हर दिन आपके लिए ऐसा कंटेंट आने वाला है जो कि आपके कॉस्टिंग के मार्क्स को अगर 75 क्रॉस ना करवाएगा तो कहना। ये आज मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूं एंड आई मीन दैट। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं वो ये है कि जो नवंबर 2021 के एग्जाम्स में एप्लीकेबल मॉड्यूल था एंड जो अब मई 22 के लिए मॉड्यूल अवेलेबल हो चुका है ऑन आईसीआई वेबसाइट, उसमें चेंजेस हैं। कुछ क्वेश्चंस नए ऐड कर दिए गए हैं विद न्यू कॉन्सेप्ट्स। कुछ क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल के डिलीट कर दिए गए हैं, मतलब फॉर द टाइम बिंग उनको डिलीट किया गया है या क्या रीजन है ये आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। एंड इवन के जो कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स थे उनके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अब अवेलेबल हो गए हैं। तो चेंजेस काफी हैं, तो अब उनको करना कैसे है वो आपकी टेंशन नहीं है। मैं आपको सारा गाइड करूंगी, लेकिन हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके जी, तो बस सबसे पहले अब आपका काम क्या है कि आप सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड हमने एक स्पेशली टेलीग्राम चैनल बनाया है सीए इंटर के बच्चों के लिए, जिसमें कि कोई भी फाउंडेशन या सीए फाइनल के ना तो मैसेजेस होंगे ना ही कोई डिस्टरबेंस होगी। तो एक्सक्लूसिव चैनल आप लोगों के लिए अब बन चुका है, तो फटाफट से वहां पर ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको बहुत सारे नोट्स, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स मिलेंगे जो कि आपको चैनल ज्वाइन करने पर ही पता चलेंगे। ओके जी, तो चलिए फिर आज से आपकी कॉस्टिंग की टेंशन सारी मेरी एंड आपको करना क्या है, बस मेरी बातों को सुनना है ध्यान से एंड दैट्स इट। एंड आज शाम को मैं आपके साथ एक और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाली हूं, तो शाम की वीडियो के लिए तैयार रहना। एंड आज मैं शुरू करती हूं अपने चेंजेस के साथ विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट चैप्टर विद चेंजेस, दैट इज मटेरियल चैप्टर। तो मटेरियल के चैप्टर में दे हैव एडेड 3 न्यू क्वेश्चंस एंड डिलीटेड 2 क्वेश्चंस। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ना आईसीआई की वेबसाइट से अपना न्यू स्टडी मटेरियल जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। स्क्रीन पर मैं आपको शो भी कर देती हूँ क्वेश्चन एंड सिर्फ मैं क्वेश्चन को दिखाऊंगी नहीं, नंबर नहीं बताऊंगी, मैं समझाऊंगी भी। ठीक है, तो इसके साथ ही आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी इन डिटेल रिवाइज हो जाएंगे। मतलब ये मत सोचना आज की क्लास लगाते हुए कि अभी तो हमने मटेरियल चैप्टर रिवाइज नहीं किया तो हमें तो समझ नहीं आएगी। नो, ऐसा नहीं होगा। हर एक पॉइंट को मैं इन डेप्थ डील करूंगी एज इफ कि आप पहली बार चीज को समझ रहे हो। चलिए फिर शुरू करते हैं, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि मैं कैसे समझाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 1 ही न्यू ऐड हो चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि एसकेडी कंपनी नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ठीक है जी, हाईलाइट हो गया कि ये खुद जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है। परचेज्ड मटेरियल P फ्रॉम अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो इसमें पक्का क्रेडिट का चक्कर पड़ने वाला है। The following information is available for one lot of 1000 units of material purchased. तो आपको बता रहा है वो कि लिस्टेड प्राइस ऑफ 1 लॉट, जिसमें कि 1000 यूनिट से वो 50,000 का है एंड सीजीएसटी ट्रेड डिस्काउंट 10% ऑन लिस्टेड प्राइस की इंफॉर्मेशन हमारे पास है।
देन ही इज टेलिंग यू अबाउट CGST एंड SGST. अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्रेडिट नॉट अवेलेबल. तो यहाँ पर मुझे पता है बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि अगर क्रेडिट मिलता है तो परचेज कॉस्ट में ऐड करना है, नहीं करना है. वैसे तो अब आप GST कवर पूरा पढ़ चुके हो, बट स्टिल मैं आपको इतनी गहराई में सोचना ना पड़े उसका एक छोटा सा शॉर्टकट सिखाऊंगी. ठीक है. फिर इसके बाद आपके पास कैश डिस्काउंट की इंफॉर्मेशन है जो कि लिखा हुआ है विल बी गिवन ओनली इफ पेमेंट इज मेड विद इन 30 days. Freighted insurance, toll tax paid, demurrage charges, commission on purchases, amount deposited for returnable containers, amount of refund on returning the containers का डाटा है. Other expenses, then 20% of material shortage is due to normal reasons. देन ही इज सेइंग कि पेमेंट जो सप्लायर को है वो 20 days के अंदर कर दी गई है, जबकि कैश डिस्काउंट 30 days की पेमेंट के अंदर अवेलेबल होना था. तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल परचेज्ड टू SKD कंपनी लिमिटेड. अब आपको बताना है कि उसको ओवरऑल परचेज कॉस्ट कितनी पड़ी. तो देखो इस क्वेश्चन में ही इज कवरिंग सो मेनी पॉइंट्स. एक नया क्वेश्चन ऐड किया है लेकिन पॉइंट कोई छोड़ा ही नहीं है. इसमें ही इज कवरिंग ट्रेड डिस्काउंट, GST पॉइंट, कैश डिस्काउंट, देन ये खर्चे एंड साथ में ये वाला खर्चा. ठीक है ना. तो इसके बाद आपके पास रिटर्नेबल कंटेनर्स का पॉइंट भी आ रहा है, लॉस भी आ रहा है, बहुत कुछ है. तो चलिए फिर 1 by 1 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं एंड आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर देते हैं ताकि परचेज कॉस्ट का क्वेश्चन आए तो 10 में से 10 की पूरी गारंटी हो. ठीक है. चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपके पास जो लिस्ट प्राइस है वो है 50,000 का अगेंस्ट 1,000 यूनिट्स, राइट. तो प्रेजेंटेशन के ऊपर भी हमने पूरा जोर देना है क्योंकि हमें मार्क्स कहीं पर भी नहीं कटवाने हैं. तो पहले तो जो मेन गलती बच्चे करते हैं वो ये होती है कि हम उसका टाइटल ही नहीं लिखते. हम निकाल क्या रहे हैं, टेबल की हेडिंग ही नहीं डालते. तो मैं वो सारे एरियाज कवर करूंगी समझाने के साथ साथ जहां पर बच्चा पॉइंट्स लूज करता है अपने. ठीक है. तो सबसे पहले हम कर क्या रहे हैं उसको बता दो. हम कंप्यूट कर रहे हैं टोटल मटेरियल कॉस्ट जो कि कंपनी को पड़ रही है. तो इसके बाद फॉर्मेट बना 1,000 यूनिट्स के अगेंस्ट 50,000 का लिस्ट प्राइस है एंड आपको पता है कि ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले लिस्ट प्राइस में से माइनस हो जाता है. ठीक है. तो सबसे पहला काम ही ट्रेड डिस्काउंट को डील करने का होता है अगर आपको क्वेश्चन में कहीं दिखाई दे जाए तो 10% के हिसाब से 5,000 का डिस्काउंट मिल गया. इट मीन्स अब आपको 1,000 यूनिट्स की 45,000 कॉस्ट पड़ रही है, बेसिक कॉस्ट. ठीक है. अब पॉइंट आता है, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा जूम ऐसे करती हूँ, जूम इन, ताकि आपको पता चल जाए. इसके बाद आता है GST का पॉइंट. अब पहली बात, GST कहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि GST जो होता है जैसे उन्होंने लिखा हुआ है 12% है ना, आपको पता है 12% लगाना है. अच्छा, यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी लिस्ट प्राइस पर लगाना होता है कि आफ्टर डिस्काउंट पर लगाना होता है. तो बेटा इसको आप साथ साथ में नोट करते जाओ कि GST हमेशा आफ्टर डिस्काउंटेड प्राइस पर होता है, आफ्टर डिस्काउंटेड प्राइस पर एप्लीकेबल होता है. ठीक है ना. मैं इसको हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मतलब जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल होगे मैं उसमें आपको बताऊंगी ताकि प्योर इंग्लिश करते करते कहीं हम कॉन्सेप्ट में वीक ना रह जाएं. जो वर्डिंग आपके माइंड में रहती है ना मैं आपको वो सिखाऊंगी. पे लगता है बस. ठीक है ना, लगता है. ये वर्डिंग अब आप अपनी बुक में लिख लो, अपने नोट्स में लिख लो, कभी क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी. ठीक है. अब बात आती है GST कॉस्ट में लेना है या नहीं. अब मुद्दा तो मेन ये है. तो पूरा GST में आपने ये चीज सीखी है कि क्रेडिट अगर अवेलेबल हो जाए तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता. मतलब आपको इन डेप्थ लॉजिक्स पता होंगे, लेकिन यहां पर आकर कहीं ना कहीं एक बारी माइंड फिर से कंफ्यूज हो जाता है. तो मैं आपको सीधा एक ऐसी ही कोटेड लैंग्वेज बताती हूं, आपको याद रहेगा. देखो 2 C's है, एक है क्रेडिट वाला C, ठीक है, एक है कॉस्ट वाला C. क्रेडिट एंड कॉस्ट 2 चीजें लिख लो आप. अगर आपको क्रेडिट अवेलेबल है, मतलब देखो मैं कैसे लिख रही हूं, अगर क्रेडिट अवेलेबल है तो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा. दोनों ऑपोजिट्स है, मैं क्लास में ऐसे सिखाती हूँ, जो मेरा पूरा बैच होता है उसमें ऐसे. अगर क्रेडिट अवेलेबल है तो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा.
उल्टा कर दो, अगर क्रेडिट नहीं अवेलेबल तो कॉस्ट का पार्ट बनेगा। सीधा तरीका, दो सीज ऑपोजिट बिहेवियर। क्रेडिट अवेलेबल, कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। अगर क्रेडिट नॉट अवेलेबल, कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो सीधा आ गया, क्रेडिट नॉट अवेलेबल तो कॉस्ट का पार्ट बनेगा, वो ऑपोजिट हो गया। तो अब हमने यहाँ पर CGST एंड SGST अलग अलग लगा दिया, हम 50,400 की फिगर पर पहुंच गए। मैं कैलकुलेशन करने में टाइम आपका वेस्ट नहीं करवाऊंगी, मैं कॉन्सेप्ट समझाने में पूरा जोर दूंगी। गॉट इट? तो आई होप अब आपको GST के पॉइंट में भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वेश्चन में, वो डील करने वाला है कैश डिस्काउंट का। अब कैश डिस्काउंट अगर मैं वर्डिंग पढ़ूं तो देखो लिखा हुआ है 30 डेज के अंदर पेमेंट कर दो तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। बट पेमेंट हो गई 20 दिन में तो डिस्काउंट के ऊपर तो मेरा हक है, डिस्काउंट देना मतलब चीज सस्ती मिल रही है ना बाबा ना। कॉस्ट अकाउंटेंट का कैश डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि कैश पेमेंट करनी है, ये काम कॉस्ट मैनेजर का नहीं है, ये काम है फाइनेंस मैनेजर का। राइट? वो फंड्स अवेलेबल कर सकता है क्रेडिट पीरियड के अंदर अंदर देने में तो ठीक है, नहीं कर सकता तो भी ठीक है, मतलब ये कॉस्ट अकाउंटेंट की हेडेक नहीं होती। तो कैश डिस्काउंट इज नॉट अ एरिया टू बी डेल्ट विद बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट। तो हम सीधा सीधा इसको मारेंगे इग्नोर, बट माइंडेड। जब मुझे पता है कि मुझे इसको इग्नोर करना है, ये तो मेरे मन को पता है, मेरे दिमाग को पता है, लेकिन टीचर को कैसे बताऊं कि मुझे ये पता था कि इसको नहीं लेना? कहीं ये तो नहीं लगेगा अगर मैं नहीं लिखूंगी कि मेरे से गलती से छूट गया पॉइंट डील करने वाला। इसलिए इसको बताना जरूरी है। और हम कहाँ पर बताएंगे? वर्किंग नोट्स में बताएंगे। गॉट इट? तो होता क्या है, कई बच्चे पता है कैश डिस्काउंट को डील नहीं करना, इतना तो पता है, लेकिन बता कर नहीं आएंगे। तो बताना मुंह से तो है नहीं, बताना तो लिख के होता है। तो अब आप अपने नोट्स में इस चीज को लिखोगे कि कैश डिस्काउंट इज ट्रीटेड एज इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस, हेंस इट इज इग्नोर्ड। और यू मे क्रिएट योर ओन लैंग्वेज कि इट इज नॉट द डिपार्टमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट टू डील विद सच फाइनेंशियल चार्जेस, तो दिस इज द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस मैनेजर। मतलब एक्सप्रेस करना जरूरी होता है। ओके जी? तो चलिए, ये भी हमारा पॉइंट हो गया खत्म। इसके बाद फ्रेट एंड इंश्योरेंस, यू नो दैट इज अ वेरी नॉर्मल पार्ट ऑफ द परचेज कॉस्ट, इसको तो हम इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। टोल टैक्स पे अब सामान लेकर आ रहे हो रास्ते से, टोल टैक्स लग रहा है, वो भी एक नॉर्मल खर्चा जो आपको बियर करना ही पड़ेगा, है ना? तो इट मीन्स ये दो खर्चे तो सीधे सीधे हमारी कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका डेमोरेज चार्जेस। अब ये क्या होते हैं भैया? ये होते हैं वो चार्जेस जो ट्रांसपोर्टर कस्टमर से पेनल्टी के रूप में लेता है। अब मान लीजिए कोई ट्रक में आपने सामान मंगवाया, ठीक है, अब सामान आप अनलोड ही नहीं करवा रहे हो, ट्रक 1 दिन खड़ा रहा, 2 दिन खड़ा रहा, उसको और भी तो काम है, उसने जाना भी तो है, लेकिन आपकी गलती के कारण आप उसको फ्री नहीं कर रहे हो, तो ट्रांसपोर्टर आपसे पेनल्टी चार्ज करेगा। ठीक है, तो ये चार्जेस होते हैं डेमोरेज चार्जेस। तो अब ये पेनल्टी है, ये आपकी गलती है, आपकी गलती मतलब ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी, क्योंकि आपकी कोई गलती कस्टमर बियर नहीं करेगा। सीधा सीधा रिश्ता, आपका कोई जेन्युइन एक्सपेंस है, कस्टमर विल बियर दैट, लेकिन आपकी कोई गलती है, कस्टमर बियर नहीं करेगा। तो कस्टमर बियर नहीं करेगा का मतलब आपको उसको कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना, आपको कस्टमर को वो खर्चा ट्रांसफर नहीं करना। गॉट इट? तो इस चार्जेस का भी अगर हमें पता है कि हमें इसको इंक्लूड नहीं करना, तो वी विल गिव अ नोट टू इट कि डेमरेज इज अ पेनल्टी इम्पोज्ड बाय द ट्रांसपोर्टर फॉर डिले इन अपलोडिंग और ऑफलोडिंग ऑफ मटेरियल्स। इट इज एन एबनॉर्मल कॉस्ट एंड नॉट इंक्लूडेड। गॉट इट? मतलब सीधा ये सोचा करो कि इन वर्किंग नोट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जितने मार्क्स कोई कॉस्ट को ऐड करने की है ना, उतने ही मार्क्स कॉस्ट को ना ऐड करने के भी हैं। पॉइंट स्टेप मार्किंग होती है ना, क्योंकि अगर आप ये नहीं लिख के आओगे तो टीचर को तो यही लगेगा कि इस बच्चे को मतलब ही नहीं पता, तो ये जानबूझ के इसको इग्नोर करके क्वेश्चन को बाकी को सॉल्व कर रहा है। ठीक है, वो आपसे घर से पूछने नहीं आएगा बेटा इसको क्यों नहीं लिया था। तो वर्किंग नोट्स की इंपॉर्टेंस को बहुत ज्यादा समझो। इस यहाँ पर हम मार्क्स लूज कर देते हैं, जबकि हम पेपर देकर आकर बहुत खुश होते हैं कि बस बल्ले बल्ले हो गई। वो बल्ले बल्ले पता नहीं होती क्यों नहीं जब मार्क्स नहीं आते, तो वो यही रीजंस होते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो खर्चा सामने आ रहा है वो है कमीशन एंड ब्रोकरेज ऑन परचेजेस।
वेरी नॉर्मल, क्योंकि जो कमीशन एजेंट्स होते हैं वो आपके साथ इंटरमीडियरी रोल प्ले करते हैं एट टाइम्स, जब आपको कहीं और से सामान बाय करना होता है, तो ये खर्चा भी बहुत नॉर्मल है रिलेटेड टू योर बिजनेस. देन इज amount deposited for returnable containers, amount of refund on returnable containers. अब इसका क्या मतलब है? अब देखो, अब होता क्या है, कई बारी हमारे सामान की नेचर ऐसी होती है जिसमें कि हमें कुछ कंटेनर्स में सामान आता है. जैसे आप मान लो जो कांच की बॉटल की कोल्ड ड्रिंक आती है ना, तो उसमें क्या होता है, अगर मान लो अगर मैंने 1 कैरेट बाई किया, मेरे घर पे कैरेट वो रख गए, अब जब नेक्स्ट टाइम मैंने रिफिल लेना होता है कोल्ड ड्रिंक्स का, तो वो खाली वाला कैरेट ले जाते हैं. ठीक है ना. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इतनी खाली बॉटल्स का मैं क्या करूंगी. तो वो होते हैं रिटर्नेबल कंटेनर्स, कांच की बॉटल्स वापस हो जाती है. ऐसे बहुत सारी और एग्जांपल्स हैं. तो अब उनकी कॉस्ट, अगर बॉटल्स टूट जाती हैं, तो ये तो जो बिजनेसमैन है उसका खर्चा है ना. अगर मान लो 24 बॉटल्स आई थी, उसमें से 2 की ब्रेकेज हो गई मेरे हाथों से एंड सिर्फ 22 ही वापस हो रही हैं, तो एक्सपेंसेस कहीं ना कहीं उनके भी एडजस्ट होंगे ना, क्योंकि 2 बॉटल्स टूटी हुई हैं. तो वो होता है कि एक बारी के लिए बिजनेसमैन आपसे पूरे पैसे चार्ज कर लेता है. उसने 6000 चार्ज कर लिए आपसे, एंड फिर जब आप उसको रिटर्न करते हो, तो वो आपको पूरे पैसे भी, वो तो डीलिंग पे डिपेंड करता है, वो आपको पूरे पैसे भी वापस कर सकता है, वो आपको कुछ पैसे काट कर भी वापस कर सकता है, क्योंकि हो सकता है कि जो वेयर एंड टेयर होती है, नॉर्मल वेयर एंड टेयर, वो सबके चार्जेस, डेप्रिसिएशन वगैरह वो इंक्लूडेड हो. तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, 6000 रुपए उसने आपसे चार्ज किए, 4000 उसने आपको वापस भी कर दिया. अब नेट खर्चा कितना पड़ा आपको कंटेनर्स का? 2000. लेकिन इसको नेट नहीं करके दिखाना, पूरी डिटेल डालनी है जैसे कि प्रेजेंटेशन में है. सबसे पहले आपको अमाउंट डिपॉजिटेड एंड अमाउंट रिफंडेड दोनों को शो करके अल्टीमेट खर्चा 2000 आउटर कॉलम में लेकर आना है. जबकि ये तो ओरली पता चल रहा था, बट स्टिल वही बात है कि जो बंदा आपकी कॉस्ट शीट तो नहीं मैं बोलूंगी, इस प्रेजेंटेशन को देखे, उसको पता तो चले कि 6000 जमा करवा के 4000 वापस आए हैं. नहीं तो अगर आप अल्टीमेटली 2000 लिखोगे तो वो क्या लगेगा कि 2000 रुपये कंटेनर का खर्चा पड़ गया, पूरी बैकग्राउंड स्टोरी तो उसको पता ही नहीं चली. ठीक है. तो ये रीजन है अच्छी प्रेजेंटेशन करने का. हो गया जी. इसके बाद अदर एक्सपेंसेस क्या है? 2% ऑफ टोटल कॉस्ट. अब इस स्टेप तक आपकी जितनी भी कॉस्ट लगी है वो आप सारी यहां तक एड अप करोगे, दैट इज कमिंग आउट टू बी 58,800. ओके जी. अब अदर एक्सपेंसेस 2% ऑफ टोटल कॉस्ट. अब 58,800, अब आप ध्यान से देखो ये क्या चीज है, एक सेकेंड. 58,800, राइट. तो अब आप देखो कि 58,800 यहां तक की है टोटल कॉस्ट. समझना इस बात को, क्योंकि यहां पर बहुत बच्चों की गलती होनी है. अगर मैं बोलूं कि जी हाँ जी इसका 2% मेरे अदर एक्सपेंसेस हैं, तो एम आई राइट? नो, आई एम रॉन्ग. क्योंकि क्या चक्कर है, उसने बोला टोटल कॉस्ट. अब अदर एक्सपेंसेस इज ए पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट, राइट. तो इसका मतलब अभी तक मुझे अगर अदर एक्सपेंसेस नहीं पता तो मैं किसका 2% करूं? नहीं कर सकती ना. तो अब आपको क्या करना है, जो मुझे नहीं पता लेट दैट बी एक्स. मतलब मेरी पेट वर्डिंग है, जितना भी आप मेरे साथ सेशंस लगाओगे अब आने वाले टाइम में, तो अब आपको मेरे मुंह से ये सुनने को मिलेगा, जो नहीं पता लेट दैट बी एक्स. तो मुझे क्या नहीं पता? मुझे अभी तक टोटल कॉस्ट नहीं पता, क्योंकि अभी तक मुझे अदर एक्सपेंसेस नहीं पता. तो लेट टोटल कॉस्ट बी एक्स रुपीज. अब इक्वेशन फ्रेम करते हैं. 58,800 खर्चा है, ये तो मुझे पता है, प्लस इसमें अदर एक्सपेंसेस ऐड होने थे. वो कितने होने थे? वो होने थे 2% ऑफ टोटल कॉस्ट, दैट मीन्स 2% ऑफ एक्स होने थे. एंड इन सबका सम टोटल कितना बनना था? एक्स. बन गई इक्वेशन. अब इसको सॉल्व करते हैं. तो 58,800 इज इक्वल टू x माइनस 2% ऑफ x. ओके जी. अब 58,800 इज इक्वल टू 0.98x. अब मैंने कैसे किया मैं वो भी बता देती हूँ, मैं इसको इलैबोरेट कर देती हूँ. अब x अकेला है, x के आगे मतलब अंडरस्टूड है कि इट इज 1x माइनस, इसको कैसे लिखूंगी मैं? 0.02x.
ठीक हो गया, मैंने इसका परसेंटेज हटा दिया, तो इट बिकम्स 0.98x इज इक्वल टू 58,800। ओके जी, अब x कितना हो गया, 58,800 डिवाइडेड बाय 0.98, that is coming out to be 60,000. It means total expense should be 60,000 inclusive of other expenses. तो other expenses कितना हो गया, 2% of 60,000, that is rupees 1200. So this is the calculation part. अगर आप सीधा देखोगे कि डिवाइड बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या करी जा रहा है तो आपको समझ नहीं आएगी. तो दिस इज द बैकग्राउंड कैलकुलेशन. कोई कंफ्यूजन होगी इसमें तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी. लेकिन यही वो एरियाज हैं जहां पर नंबर कटते हैं. आई होप आई एम क्लियर. तो चलिए, अब हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई है. अब उसने लास्ट में आपके साथ क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि 20% मटेरियल शॉर्टेज इज ड्यू टू नॉर्मल रीजंस. अब ये भी मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बता देती हूँ. नॉर्मल रीजन, एबनॉर्मल रीजन, दो तरह के रीजंस होते हैं जिनके कारण हमें नुकसान होता है. नॉर्मल रीजन वो जिनके लिए हम मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं. अगर मैं मान लीजिए 1 kg ऑफ टमाटोज बाय करती हूँ तो मुझे पता है कि उसमें से 100 ग्राम्स टमाटोज जो हैं वो पक्का गले सड़े से निकलने हैं. तो मेरे काम के सिर्फ 900 ग्राम्स ही हैं जो मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ. तो इसका मतलब माय माइंड वाज रेडी फॉर दिस लॉस. ठीक है ना. तो अगर मुझे पता है कि ये नुकसान तो नेचुरल है तो इसमें कस्टमर मेरा साथ देगा एंड ये बर्डन वो बियर करेगा. ठीक है जी. तो अगर मैं 1 kg टमाटोज लेट अस सपोज ₹40 के लेकर आती हूँ तो मैं अल्टीमेटली अगर 900 ग्राम बेच रही हूँ, क्योंकि बेचने के लिए तो मेरे पास 900 ग्राम ही है, तो मैं 40 डिवाइडेड बाय, अब 1000 kg का मतलब हो गया 1000, है ना, 1000 ग्राम अगर मैं करके लाई थी तो मैं 900 ग्राम की कॉस्ट कितनी मानूंगी, मैं 40 रुपए मानूंगी कि पर ग्राम जो है, या जो मर्जी कह लो, 40 अगर मैं 1 ग्राम की कॉस्ट निकाल लूं तो इट विल बी 40 बाय 900 ग्राम्स. ठीक है, कॉस्ट पर ग्राम इन्फ्लेट हो जाती है. एंड अगर लॉस है एबनॉर्मल तो सीधी सी बात है भैया, एबनॉर्मल लॉस हुए मेरी गलती के कारण. मेरे से हो सकता है लिफाफा फट गया हो, टमाटर नीचे गिर गए हो, आधा किलो टमाटर खराब हो गए हो, तो बाकी जो आधा किलो बचे हैं वो मेरी गलती के कारण ही इतना नुकसान हुआ है. तो कस्टमर बियर नहीं करेगा. तो सीधी बात है, जो कस्टमर बियर नहीं करता उसको कॉस्ट का पार्ट हम नहीं मानते. ओके जी. तो अब नॉर्मल का ट्रीटमेंट क्या होता है, हम उसकी क्वांटिटी को लेस करते हैं बट उसकी अमाउंट को नहीं कुछ डालते. दैट इज ऑलवेज ऑलवेज ब्लैंक जब तक इसकी स्क्रैप वैल्यू ना हो. ठीक है ना, प्रोवाइडेड. तो नॉर्मल लॉस के केस में वी ऑलवेज रिड्यूस द क्वांटिटी. जैसे कि मैंने अपने एग्जांपल में किया, मैंने 1000 से 900 ग्राम कर दी लेकिन मैंने मनी वैल्यू को 40 का 40 रखा. तो मनी वैल्यू इज 60,000. तो इसके हिसाब से आपकी पर यूनिट कॉस्ट निकल के आई है 75 रुपीज. ओके जी. तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. अगर इसके अंदर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना. अगर आपको लगता है कि मैं इसी क्वेश्चन के अंदर कोई टॉपिक है ऐसा जो आपको लगता है कि मैं इसको डिटेल में समझा दूं तो भी मुझे बता देना. एंड इस क्वेश्चन को आप अच्छे से अपनी नज़र के सामने रखना. इसका डाउनलोड प्रिंटेबल फॉर्म जो भी है आपने पास रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन का जो अच्छा पॉइंट था वो अदर एक्सपेंसेस वाला था, जहां पर जो भी बच्चा इस क्वेश्चन को बिना देखे जाएगा वो कहीं ना कहीं गलती करेगा ज़रूर. तो आई होप आई एम क्लियर. एंड इस ही चैप्टर के अंदर और भी चेंजेस हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, तो वो मेरी कवर होंगी नेक्स्ट अमेंडमेंट की वीडियो में. एंड अमेंडमेंट्स की मैंने प्ले लिस्ट रेडी करनी स्टार्ट कर दी है. तो आप प्लीज़ वहाँ पर जाकर अपनी पूरी प्ले लिस्ट को डेली, मतलब जब आपको सिचुएशन के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से उसको वॉच ज़रूर कर लेना, बिकॉज ईच एंड एवरी वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, आई गारंटी दैट. So, okay ji, then bye for now. Take care.